आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड की क्लास, और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स इन इंसेक्ट इकोलॉजी, कीट परिस्थिति में जैविक कारकों का प्रभाव। ठीक है, तो इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था एबायोटिक फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है इंसेक्ट इकोलॉजी में, यानी कि कीटों पर अजैविक कारकों का क्या प्रभाव होता है, ये मैं डिटेल से बताया था। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कीटों के जीवन पर, ठीक है, कीट परिस्थिति में कीटों के जीवन पर जैविक कारकों का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अपने सेशन को आइए स्टार्ट करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ द बायोटिक फैक्टर इन इंसेक्ट इकोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं छात्रों कि कीट जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विविधतापूर्ण जीवों में लगभग एक है। उसका जो पारिस्थितिक तंत्र है, वन, कृषि क्षेत्र, घास भूमि, मरुस्थल और जलीय पर्यावरण, इनकी उपस्थिति होती है कीट परिस्थिति में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है वो कीटों का जो है अपनी परिस्थिति के साथ जो है वो संबंध होता है। ठीक है, चाहे वन, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे घास हो, चाहे वो जल हो, ठीक है, या फिर तापमान हो, या मरुस्थल हो, जलीय पर्यावरण हो, उन सभी से कीटों का जो है वो संबंध होता है। ठीक है, जनरली हम कीट परिस्थिति के अंतर्गत, ठीक है, इंसेक्ट इकोलॉजी में कीटों का उनके पारिस्थितिक तंत्र से, ठीक है, कीटों का परिस्थिति के साथ, इंसेक्ट का इकोलॉजी के साथ, पर्यावरण के साथ क्या संबंध होता है, इसी संबंध का अध्ययन हम इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इंसेक्ट इकोलॉजी में मोस्टली बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, बायोटिक फैक्टर की बात करें तो एबायोटिक फैक्टर में जैसे कि जल, वर्षा, तापमान, नमी, प्रकाश आदि का, मृदा आदि का कीटों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, इसका अध्ययन करते हैं। और जैविक कारकों में अध्ययन करते हैं। ठीक है, कीटों के आपस जो है वो रहन सहन में, जैसे कि पौधे, अन्य कीट, परभक्षी, परजीवी, रोगजनक, सूक्ष्मजीवी, प्रतिस्पर्धी जीव, सहजीवी जीव, मनुष्य आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर के अंदर जो है वो इंसेक्ट इकोलॉजी में बायोटिक फैक्टर के अंदर जैविक कारकों के अंदर हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि परभक्षी, परजीवी, रोगजनक, सूक्ष्मजीवी, प्रतिस्पर्धी जीव, सहजीवी जीव तथा मनुष्य आदि शामिल होते हैं। ठीक है, इन सभी कारकों का कीट के जीवन चक्र, वृद्धि, विकास, प्रजनन, वितरण, व्यवहार और जनसंख्या घनत्व को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये जो है जो कारक हैं, ठीक है, परभक्षी, परजीवी, मनुष्य, अन्य कारक जो होते हैं, पेड़ पौधे यानी होस्ट प्लांट, ये कीटों की वृद्धि, विकास, प्रजनन, ठीक है, उनके वितरण, उनके व्यवहार, उनकी जनसंख्या घनत्व आदि को प्रभावित करते हैं, आदि को प्रभाव पहुंचाते हैं। ठीक है, कृषि परिस्थिति में जैविक कारकों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से कीटों की संख्या को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। यदि इन कारकों का संतुलन बना रहे तो रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है तथा पर्यावरण क्या होता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इनका रोल होता है। अब बात करेंगे मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो जैविक कारकों के क्या अर्थ होते हैं, कौन कौन से जैविक कारक होते हैं, कौन कौन से बायोटिक फैक्टर हैं, जो अभी थोड़ा सा हमने आपको बताया, और डिटेल से हम आपको समझाते हैं कि जैविक कारक वे सभी जीवित घटक हैं जो किसी कीट के जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जैविक कारक वे सारे फैक्टर होते हैं, वे सारे घटक होते हैं जो कि कीटों के जीवन को प्रभावित करते हैं, वो सारे बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे होस्ट प्लांट आते हैं, प्रेडिएटर्स आते हैं, परजीवी एवं परभक्षी होते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स एंड पैराटॉइड्स होते हैं। ठीक,
इसमें होस्ट प्लांट आते हैं, यानी पोषक पौधे आते हैं, ठीक है, पोषक पौधे आते हैं, और दूसरे जो है वो प्रेडिएटर्स आते हैं, पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स आते हैं, रोगजनक पैथोजेंस आते हैं, ठीक है, प्रतिस्पर्धी जीव जिसे हम कंपटीटर्स कहते हैं वो आते हैं, ठीक है, सहजीवी जीव सिम्बियोट्स आते हैं, मनुष्य की कृषि गतिविधियां भी आती हैं। जैसे आप हम मनुष्य के जो मनुष्य की जनसंख्या को, यानी कि मनुष्य की पॉपुलेशन को कौन प्रभावित करता है? तमाम प्रकार के उसके जो सहजीवी होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जो तमाम प्रकार के जीव जंतु होते हैं तो आपस में कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार से पौधों में भी कीटों के भी तमाम प्रकार के होस्ट हैं, जैसे कि होस्ट प्लांट्स हो गए, प्रेडिएटर्स हो गए, पैरासाइट्स एंड पैरासाइट्स हो गए, पैथोजेंस हो गए, कंपटीटर्स हो गए, सिम्बियोट्स हो गए, ठीक है, मनुष्य एवं कृषि गतिविधियां हो गई। ये सारी जो है वो कीटों के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, ठीक है। इन सभी कारकों का प्रभाव सकारात्मक, नकारात्मक और मिश्रित हो सकता है। कैसा होता है? सकारात्मक, नकारात्मक और मिश्रित हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई इनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, निगेटिव इफेक्ट होता है, तो कई प्रकार से ये प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल से। जैसे कि बात करें इफेक्ट ऑफ होस्ट प्लांट की बात करें, पोषक पौधों का कीटों पर क्या प्रभाव होता है, तो पौधे अधिकांश शाकाहारी कीटों के लिए भोजन, आश्रय तथा प्रजनन का आधार होते हैं। पौधों की गुणवत्ता, संरचना तथा रासायनिक संगठन कीटों की संख्या को क्या करती है? प्रभावित करती है, ठीक है। तो पौधों के अधिकांश जो है क्या होते हैं? अधिकतर पौधे क्या होते हैं? अधिकांश शाकाहारी कीटों के लिए भोजन देते हैं, आश्रय का स्थान होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो होते हैं, जो आपके जैसे क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मतलब कि जो शाकाहारी पौधे हैं, वेजिटेटिव प्लांट्स हैं, वो कीटों को कहीं ना कहीं भोजन यानी पोषक का मुख्य आवश्यक होते हैं। कीट अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। पौधों में उनका आश्रय स्थल होता है, प्रजनन स्थल होता है, रहना होता है। तो कहीं ना कहीं पौधे कीटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो कारक होते हैं, बायोटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। इनकी संरचना और इनका रासायनिक संगठन जो होता है, पौधों की जो संरचना होती है, उनका रासायनिक संगठन जो होता है, वो कीटों की संख्या को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पौधे एक महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं उसके लिए। दूसरा, पोषण गुणवत्ता, न्यूट्रिशन क्वालिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशन क्वालिटी कैसी होती है? यदि पौधों में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, प्रोटीन, अन्य पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो वो कीटों की वृद्धि, प्रजनन तेजी से होता है। मतलब कि अगर पौधे पोषक रूप से जो है पोषणीय दृष्टिकोण से अगर अच्छे हैं, पौधों में पर्याप्त मात्रा में कीटों के भोजन के लिए आवश्यक प्रोटीन, वसा, ठीक है, और विटामिन्स जो है, नाइट्रोजन, ये सारे पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो वो जो है कीटों की वृद्धि और विकास के लिए अच्छे माने जाते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कोमल पत्तियां हो गई, ठीक है। जैसे कोमल पत्तियों पर क्या होता है? माहूर और सफेद मक्खी, ठीक है। जो पौधों की कोमल पत्तियां होती हैं उसको एफिड्स जो है वो खूब चाव से खाते हैं। देखते होंगे खूब कोमल पत्तियों पे लगे होते हैं, तो ये उनका सूटेबल भोजन है, उनको खाने में आसानी हो रही है, उनको अच्छा प्रोटीन मिल रहा है, उससे पोषक तत्व मिल रहा है, तो उसको अच्छे से वो खाते हैं, ठीक है। और ये जैसे व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई भी जो कोमल पत्तियां होती हैं उस पर भी अटैक करती है, तो इसके लिए क्या है? सूटेबल फूड होता है, ठीक है। पौधों की रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस ऑफ प्लांट, तो कुछ पौधे टैनिन, एल्कलाइड्स, फिनॉल, टार्पिन जैसे रसायन, ठीक है, उत्पन्न करते हैं जो कीटों के भोजन करने से रोकते हैं, ठीक है। तो कुछ पौधे में कुछ रसायन सेक्रीट होता है, जैसे टैनिन हो गया, ठीक है, एल्कलाइड्स हो गया, फिनॉल हो गया, तो ये सब जो रसायन सेक्रीट करते हैं वो पौधों के लिए उतना स्वादिष्ट नहीं होते हैं, उतने सारे तत्व उसमें नहीं होते हैं, तो वो उनके भोजन के लिए कम अच्छे होते हैं, ठीक है। ऐसे रासायनिक पदार्थ प्रतिरोधी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ऐसे रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वो प्रतिरोधी गुण होते हैं उसमें, जिसे पौधे अच्छे से नहीं खाते हैं, ठीक है। पौधों की संरचना की बात की जाए, प्लांट स्ट्रक्चर की,
तो पत्तियों पर क्या होते हैं, जैसे कि ट्राइकोम्स, मोटी क्यूटिकल तथा मोमी परत कई कीटों के भोजन अम्ल देने में बाधा उत्पन्न करती है। पौधों में जो मोम्स होती हैं, ठीक है, मोमी परत जो होती है, ठीक है, पत्तियों में रोम होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं, रोम छिद्र बोलते हैं, मोटी क्यूटिकल जिसमें होती है। तो ये मोटी परत वाले पौधे, मोटी क्यूटिकल वाले पौधे में के लिए अंडे देने के लिए, लार्वा के रहने के लिए जो अच्छे नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, पौधों को वो जो है पौधों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पोषक पौधों की उपलब्धता अवेलेबिलिटी ऑफ होस्ट प्लांट। यदि किसी क्षेत्र में उपयुक्त पोषक पौधे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तो संबंधित कीटों की संख्या तेजी से बढ़ती है। इसके विपरीत भोजन की कमी होने पर कीटों का पलायन या मृत्यु हो जाती है। तो आप देखते होंगे जहां पर सुटेबल होस्ट है, जहां पर मतलब कीटों को खाने के लिए, ठीक है, कीटों के लिए सुटेबल भोजन उपलब्ध है, सुटेबल पेड़ पौधे फसलें उपलब्ध है, वहां पर कीटों की संख्या बहुत ज़्यादा देखेंगे। और जहां पर सुटेबल होस्ट यानी सुटेबल भोजन पौधे फसल नहीं उपलब्ध है, वहां पर जो है कीटों की संख्या कम होगी या उनकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए कि जहां पर जैसे कि जो है सरसों की फसल आप देखेंगे सरसों के सीजन में, तो वहां पर सरसों की फसल में माहू खूब दिखेंगे, ठीक है, माहू की संख्या खूब दिखेगी, ठीक है। और वहीं अगर मान लीजिए कोई अन्य फसल है तो उसकी संख्या उतनी नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर उनके लिए सुटेबल भोजन मिलेगा वहां पर उनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रेडेटर्स की बात की जाए, प्रेडेटर्स का प्रभाव क्या पड़ता है, परभक्षियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो परभक्षी वे जीव हैं जो अपने जीवन काल में अनेक कीटों को पकड़कर खाते हैं। ये कीटों की जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले प्रमुख प्राकृतिक शत्रु हैं। ठीक है, परभक्षी क्या होते हैं, वे जीव हैं जो अपने जीवन काल में अनेक कीटों को पकड़ करके एवं कीटों की संख्या को नियंत्रित करने में प्रमुख प्राकृतिक शत्रु होते हैं। ठीक है, यानी प्रेडेटर्स जो होते हैं वो दूसरे जीवों को जो है वो शिकार करके जो है वो उनका भक्षण करते हैं, उन्हें खाते हैं। ठीक है, इन्हें प्रमुख परभक्षियों में कौन से शामिल होते हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल, ग्रीन लेसविंग, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई हो गया, मकड़ियाँ हो गई, चींटियाँ हो गई, ठीक है, एंड्स हो गई, पक्षी हो गए, मेढक हो गए। मतलब कुछ ऐसे कीट होते हैं। कीटों की बात करें तो जैसे कि ड्रैगन फ्लाई की बात की ली जाए, ठीक है, आपका लैस विंग्स हो गया, ग्रीन लैस विंग हो गया, लेडी बर्ड बीटल हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, ये प्रेडेटर्स होते हैं, शिकारी, कॉक्सिनेला हो गया। ठीक है, ये जो है जीव दूसरे जीवों को जो है वो शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें खा करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो इनका प्रभाव क्या होता है, हानिकारक कीटों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। इससे क्या होता है, जो हानिकारक कीट होते हैं उनकी संख्या क्या होती, कम हो जाती है, जिससे फसल से कीटों के हानिकारक कीटों से बचाया जा सकता है नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, प्राकृतिक संतुलन क्या होता है, बना रहता है। रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता जो है वो घटती है। क्या होता है, रासायनिक कीटनाशकों की जो है आवश्यकता क्या होती है, घटती है। जैविक नियंत्रण को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है, जैविक यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में लेडी बर्ड बीटल प्रतिदिन बड़ी संख्या में एफिड्स को खा करके उनकी आबादी नियंत्रित करती है। यानी कि अगर जैसे कि जहाँ पर से सरसों के खेत में माहू की संख्या अधिक है, वहाँ लेडी बर्ड बीटल अगर छोड़ दिया जाए तो लेडी बर्ड बीटल जो है वो माहू की संख्या को कम कर देती है। तो इससे क्या होता है कि जो हानिकारक कीट हमारा माहू है उसकी संख्या प्राकृतिक रूप से जो है वो प्रेडेटर इंसेक्ट द्वारा जो है वो कम हो जाती है, किसी प्रकार की नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होती है। पैरासाइट्स एंड पैरास्टॉइड की बात की जाए, परजीवी एवं परजीवाभिक्षी क्या होते हैं, परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर पर या उसके भीतर रहकर उससे क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। और पैरास्टॉइड जो होते हैं वे विशेष रूप से कीट नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे अंततः अपने पोषक की मृत्यु का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं
ये दूसरे जीव को जो है वो पैरासाइट जो होते हैं वो दूसरे जीव पर पूर्णतः निर्भर होते हैं और उन्हीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, उन्हीं पर जो है वो पूरा जीवन बताते हैं और उनको जो है वो किल कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उन्हीं से जो है वो पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जबकि प्रेडेटर्स ऐसे जीव होते हैं जो कि अलग अलग कीटों पर जीवन यापन करते हैं, मतलब एक ही कीटों पर पूरा जीवन यापन नहीं करते हैं, वो शिकार करके कीटों को खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी उदाहरण की बात की जाए जैसे कि ट्राइकोग्रामा हो गया, ब्रैकॉन हो गया, एपेंटेलिस हो गया, आइकोनोक्लियोवैप्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है वो आपके प्रेडेटर्स पैरासाइट्स होते हैं। प्रभाव क्या होता है, कीटों की संख्या जनसंख्या में प्राकृतिक रूप से कमी आती है। ठीक है, कीटों की संख्या को प्राकृतिक रूप से ये कम करते हैं, उन्हें करते हैं। विशिष्ट कीटों का जैविक नियंत्रण संभव होता है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, धान गन्ना कपास की कई हानिकारक सूड़ियों का नियंत्रण ट्राइकोग्रामा द्वारा जो है सफलतापूर्वक किया जाता है। ठीक है, तो धान की फसल, गन्ना में, कपास में कई जो है वो सूड़ियों का नियंत्रण जो है वो ट्राइकोग्रामा द्वारा सफलतापूर्वक जो है वो किया जाता है। ठीक है, रोगजनक सूक्ष्म जीव का प्रभाव भी, इनफैक्ट आप पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बात की जाए तो कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, निमेटोड जो है वो रोगों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, कई प्रकार के इंटमोपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो है वो फंगस, ठीक है, फंगस, बैक्टीरिया आदि की प्रजाति होती हैं जो कि कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके कौन कौन से मेजर पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया में जैसे बैसिलस थ्रोजेंसिस। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होते हैं, बैसिलस थ्रोजेंसिस को हम बीटी कहते हैं। कवक में क्या होते हैं, बिवेरिया बैसियाना या मेटाराइजियम एनेस्पोलेई। ठीक है, कवक में क्या होते हैं, बिवेरिया बैसियाना, मेटाराइजियम एनेस्पोलेई। वायरस में एनपीवी की बात करें, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रैक्सिस वायरस। ठीक है, तो ये सारे बेटा किस प्रकार के होते हैं, ये सारे इंटमोपैथोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं, इंटमोपैथोजेनिक। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंटमोपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया, बैसिलस थ्रोजेंसिस को बीटी कहते हैं। फंजाई हो गया, ठीक है, फंजाई में बिवेरिया बैसियाना, मेटाराइजियम एनेस्पोलेई होती हैं। वायरस में एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेटिस वायरस होते हैं जो कि कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कीटों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। निमेटोड्स की बात करें, स्टेनेरियम हेटेरोवैनिटिस, ये सारे निमेटोड्स की प्रजातियां होती हैं जो कि कीटों की संख्या को नियंत्रित करती है। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है इसका, संक्रमित कीटों की क्या होती है, मृत्यु होती है, जनसंख्या नियंत्रण होता है, जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हें की जैविक कीटनाशक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण एवं लाभकारी जीवों से क्या होती है, सुरक्षा होती है। आज बीटी आधारित जैविक कीटनाशकों का उपयोग विश्व भर में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब ऐसे इनसे किसी प्रकार का पर्यावरण के लिए सेफ होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए सेफ होते हैं, जीवों के लिए सेफ होते हैं, प्राकृतिक रूप से कीटों का नियंत्रण करते हैं, किसी प्रकार के इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये पर्यावरण के लिए सेफ होते हैं। ठीक है, और जैविक कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आज आप देख रहे हैं कि बीटी का उपयोग विश्व भर में किया जा रहा है जैविक कीटनाशक के रूप में। कंपटीशन की बात की जाए तो जब दो या दो से अधिक जीव एक ही संसाधन का उपयोग करते हैं तो उसे क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। कंपटीशन जो है वो जब दो या दो जीव आपस में रहते हैं, एक दूसरे से क्या होता है, एक ही संसाधन का दो या दो से अधिक प्रयोग करते हैं तो उसे कंपटीशन कहते हैं। जैसे कि भोजन है,
फसल है तो उसमें कई सारे जीव, जब 2 या 2 से अधिक जीव जब उसमें उसको खाएंगे, उसको खाने में, उसमें आपस में खाने में उसको भोजन के रूप में उपयोग करेंगे, तो उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहेगी, कौन ज़्यादा उसको खा लेता है, कैसे उसका भोजन का उपयोग किया जाए, जो कि जानवरों जीवों में अक्सर जो है वो रहती है। खैर मनुष्य में भी प्रतिस्पर्धा है, मनुष्य में भी भोजन करने में आजकल यही हो रहा है ना, कौन ज़्यादा खा लेता है, कौन ज़्यादा पैसे कमा लेता है, तो यही सारी चीज़ें जो है वो जीवों में भी लागू हो रही हैं। ठीक है, अंतर प्रजातियां प्रतिस्पर्धा थी। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है, एक ही प्रजाति के कीटों के बीच भोजन स्थान स्थाथी की प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, तो एक ही प्रजाति के कीटों के बीच भोजन स्थान एवं साथी के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, ये होता है। ठीक है, अंतर प्रजाति प्रतिस्पर्धा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के कीट समान संसाधनों के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। दो भिन्न भिन्न जातियों के कीट क्या करते हैं, समान संसाधनों के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, इफेक्ट की बात की जाए, प्रभाव की, जनसंख्या वृद्धि सीमित होती है, कमजोर जीवों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, सीमित होती है, कमजोर जीवों की क्या होती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, प्राकृतिक चयन को बढ़ावा मिलता है, संसाधनों का संतुलित उपयोग होता है। ठीक है, इसके प्रभाव क्या पड़ता है, जनसंख्या वृद्धि जो है वो सीमित होती है, कमजोर जीवों की क्या होती है, इससे मृत्यु। भाई कमजोर जीव जब भोजन नहीं पाएगा तो उसकी मृत्यु ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो कंपटीशन में जो कमजोर होता है वही तो हारता है, आप देखते हैं ना, तो कंपटीशन में जो कमजोर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्राकृतिक चयन को क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन को बढ़ावा मिलता है, संसाधनों का संतुलित क्या होता है, उपयोग होता है। तो जब कंपटीशन में क्या है कि इस प्रकृति के प्रति जो अनुकूलित रहा वो बचा, जो नहीं अनुकूलित हुआ मर गया, जो भोजन जो शक्तिशाली है वो भोजन प्राप्त किया और जो दुर्बल है वो नहीं पाया तो वो मर गया। तो इससे क्या होता है कि इनकी संख्या क्या होती है, कम होती रहती है, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से इनकी संख्या नियंत्रित होती रहती है। तो ये प्रतिस्पर्धा से प्रभाव पड़ता है। सहजीविता, सिम्बियोसिस। ठीक है, तो कुछ कीट अन्य कीटों के साथ लाभकारी संबंध क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। सहजीविता मतलब कुछ कीट क्या होते हैं, अन्य कीटों के साथ क्या करते हैं, लाभकारी संबंध स्थापित करते हैं, एक साथ वृद्धि करते हैं, इसे हम सहजीविता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दीमक और उनके आंत्र सूक्ष्म जीव। ठीक है, दीमक और उनके आंत्र सूक्ष्म जीव, ये उनके भी सहजीविता होती है। चींटियां और माहू होते हैं, चींटियां और माहू हो गया, मधुमक्खियां और पुष्पीय पौधे हो गए, ये सारे इनके बीच सहजीविता होती है। मधुमक्खियां और पुष्पीय पौधों के बीच सहजीविता होती है कि मधुमक्खियां जो है वो फ्लावर से पॉलन प्राप्त करती हैं और फ्लावर्स में यानी कि जो है पेड़ पौधों में, फलों में, सब्जियों में, अनाजों में क्या होता है कि उनका पॉलिनेशन अच्छे से होता है, जिससे कि परागण क्रिया अच्छी होती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बीज बनते हैं। ये फायदा होता है चींटियों और माहू में। ठीक है, माहू एक प्रकार का लिक्विड छोड़ता है जो कि मीठा होता है, जिससे कि चींटियाँ अट्रैक्ट होती हैं और चींटियाँ करती हैं माहू के लिए जो है वो रास्ता प्रदान करती हैं। इस प्रकार से जो है दोनों में आपस में सहजीविता होता है, ये भी देखा गया है। इससे प्रभाव क्या होता है, भोजन प्राप्ति क्या होती है, आसान होती है, पोषण में क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है, प्रजनन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। इससे प्रभाव क्या होता है, भोजन प्राप्ति आसान होती है, पोषण में सुधार होता है और प्रजनन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है और दोनों जीव को क्या करता है, लाभ मिलता है। ये सारे इसके बेनिफिट हैं। ठीक है, दीमक अपने आंत में उपस्थित प्रोटोजोआ की सहायता से सेलुलोज का पाचन करता है। क्या करता है, दीमक अपने आंत में उपस्थित जो प्रोटोजोआ होते हैं उनकी सहायता से सेलुलोज का पाचन कर पाता है। ठीक है, ये सारे सहजीविता के लाभ होते हैं। परागण में भूमिका की बात की जाए तो मधुमक्खियां, तितलियां, कई अन्य कीट पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, पौधों का सफल प्रजनन होता है, कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती है, जैव विविधता का संरक्षण होता है, पारिस्थितिक संतुलन में बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये सारे इसके लाभ हैं।
तो मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ता है, अब ह्यूमंस का क्या इफेक्ट पड़ता है इंसेक्ट के ऊपर। तो मनुष्य भी कीट परिस्थिति एवं महत्वपूर्ण जैविक कारक है। सकारात्मक प्रभाव होता है जिसे जैविक नियंत्रण को अपनाना, प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण करना, सामूहिक कीट प्रबंधन करना, इन सब से भी कीट की संख्या को नियंत्रण प्रभाव पड़ता है। ठीक है तो ये पॉजिटिव इफेक्ट होता है इंसेक्ट के ऊपर। जैविक कृषि को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। निगेटिव इफेक्ट क्या होता है, अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, आवास का विनाश हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। इन कारणों से क्या हो रहा है, लाभकारी कीटों की संख्या हानिकारक कीटों की प्रतिरोध विकसित हो रहा है। ठीक है, तो मनुष्य कारण भी कीटों की जो है कीटों की इकोलॉजी में प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे कि मनुष्य जो है वो मानव के द्वारा जो है एग्रीकल्चरल जो है गतिविधियों में एक्टिविटी में जैसे कीटनाशकों का अधिक उपयोग हो रहा है, बार बार उपयोग हो रहा है, तो कीटों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है उस कीटनाशक के प्रति। और अत्यधिक अंधाधुंध मात्रा में जो उपयोग हो रहा है इंसेक्टिसाइड का, उसके द्वारा कीटों में प्रतिरोध क्षमता विकसित हो रही है। साथ साथ जो तमाम प्रकार के लाभकारी कीट है उनकी संख्या कम होती जा रही है और हानिकारक की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे प्रभाव जो है वो कीटों के द्वारा मनुष्य के द्वारा कीटों पर पड़ रहे हैं। जैसे कि वनों कटाई कर रहे हैं, ठीक है, तथा किस उपयोग, आवास का विनाश हो रहा, प्रदूषण हो रहा है, जिससे कारण कि कीटों के जीवन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जो लाभकारी कीट है उनकी संख्या कम हो रही है, हानिकारक कीटों की संख्या बढ़ रही है। इससे भी कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। सामाजिक व्यवहार का प्रभाव क्या होता है, इससे चींटियां, मधुमक्खियां, दीमक, ये क्या हैं, सामाजिक कीट हैं। इनमें कार्य विभाजन, ठीक है, रानी श्रमिक व्यवस्था, सामूहिक सुरक्षा, भोजन संग्रह, संचार व्यवस्था जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। इससे इनकी जीवित रहने की क्षमता, अनुकूल शक्ति में वृद्धि होती है। जैव विविधता का क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी। तो इन क्षेत्रों जैसे कि विविधता अधिक होती है, वहां प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या अधिक होती है, जिससे कीटों की आबादी सुरक्षित संतुलित रहती है। इससे विपरीत यानी मोनोकल्चर वाले क्षेत्रों में हानिकारक कीटों का प्रकोप अधिक होता है। तो जहां पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, जैव विविधता अच्छी होगी, वहां पर कीटों की जनसंख्या क्या होगी, अच्छी होगी। जहां पर कम होगी उस पर कीटों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ये सारे इंपैक्ट इसके अंदर होते हैं। इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, तो जैव कारकों की समझ कृषि विज्ञान में अत्यंत आवश्यक होती हैं। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण किया जा सकता है, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम किया जा सकता है, जैविक नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है और आईपीएम अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कीटों के अंदर बायोटिक फैक्टर्स के द्वारा कृषि में इसका बहुत ही अच्छा महत्व है। जो जैविक कारकों का उपयोग अगर कीटों को किया जाए, जैविक कारकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, तो हमारी पृथ्वी को जो हमारे लाभदायक कीट है उनके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। ठीक है, रासायनिक कीटकों का उपयोग, कीटनाशकों का कम उपयोग क्या होगा, इसके द्वारा कम किया जा सकेगा। जैविक नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा। प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स और जो हमारे तमाम प्रकार के एंटोमोपैथोजेनिक्स जो हैं उसका उपयोग अगर ज़्यादा किया जाएगा तो फिर हमें हमारी जो निर्भरता है रासायनिक कीटनाशकों पे वो कम हो जाएगी और जैविक कीटनाशकों पर निर्भरता हमारी बढ़ेगी, उसको प्रमोशन मिलेगा, जिससे हम अच्छा उत्पादन कर सकेंगे और हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे जो है तमाम प्रकार के लाभकारी जीवों के लिए भी बेनिफिट होगा। ठीक है, और जो है जिससे कि क्या होगा, सामूहिक कीट प्रबंधन आईपीएम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे जैविक कारकों के प्रभाव जो है वो पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे जो हमारे पीडीएफ की क्लास है वो हमारे टेलीग्राम आरबीएस महाविद्यालय पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।